मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा, एमए फाइनल, सेकंड बी पेपर, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया के अंतर्गत हम मुद्रा व्यवस्था, बाज़ार व्यवस्था ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत अभी आपने एक कंटेंट देखा जो अलाउद्दीन की बाज़ार व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत था। अब हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो में उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था देख रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि खिलजी वंश को लेकर काफ़ी विवाद रहा है हमेशा से। खिलजियों के पूर्वज तुर्किस्तान के निवासी थे जो 10वीं शताब्दी में पूर्व अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान में आकर बस गए थे। 200 वर्षों से अधिक समय तक अफ़गानिस्तान में रहने के कारण तथा अफ़गान रीति रिवाज अपना लेने के कारण तुर्की उन्हें अफ़गान ही समझते थे और बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा जाता है क्योंकि इससे सत्ता पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया था। खिलजियों का पहला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था जिसने 1290 से 1296 तक राज्य किया। उसके उपरांत अलाउद्दीन खिलजी, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन का प्रारंभिक नाम अली गुरशस्पा खां था। वह जलालुद्दीन खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन मसूद का पुत्र था। शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने बड़े लाड प्यार से अपने भतीजे अलाउद्दीन का पालन पोषण किया तथा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया था। इस प्रकार अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। सुल्तान बनने के पश्चात जलालुद्दीन ने अपने भतीजे को अमीर तुज़क यानी कि उत्सवों का अध्यक्ष जैसे उच्च पदों पर नियुक्त किया। मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन के बाद अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया था तथा अलाउद्दीन द्वारा भिलसा दुर्ग पर सफल आक्रमण जो 1292 ईस्वी में था, उसके पश्चात उसे अवध का प्रांतपति भी बना दिया गया था। अलाउद्दीन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रांतपति था। उसने 1292 में दक्षिण भारत में स्थित देवगिरी पर भी आक्रमण किया था, अतुल धन संपत्ति लूटी तथा उसके पश्चात अपने चाचा जलालुद्दीन की निर्मम हत्या कर दी और स्वयं को कड़ा मानिकपुर से सुल्तान घोषित कर दिया। अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन ने बलबन के लाल किले में अपना भव्य राज्याभिषेक संपन्न करवाया तथा अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण की। इसके साथ ही उसने यास्मीन उल खिलाफत, नासिरी उल मुमीन व सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर की उपाधियां धारण की तथा खुद को खलीफा का नायब भी घोषित कर दिया था। सिंहासन पर बैठते ही अलाउद्दीन ने कई तरह की नीतियों को अपने सल्तनत में आरंभ किया और उसी के अंतर्गत उसने बाज़ार व्यवस्था भी आरंभ की थी, जिसके विषय में अब हम बात करेंगे। बाज़ार व्यवस्था। अलाउद्दीन ने बाज़ार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हमको बरनी के ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के ऐतिहासिक ग्रंथ खजाइनुल फुतूह, इसामी के ऐतिहासिक ग्रंथ फुतूह सलातीनी तथा इब्न बतूता के ऐतिहासिक ग्रंथ रेहला से प्राप्त होती है। इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को पूर्व मध्यकाल का राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। इसके अंतर्गत उसने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बाजार में बिकने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए थे जो कि बाजार भाव से अत्यंत कम थे। इस प्रकार अलाउद्दीन द्वारा लागू इस व्यवस्था की तुलना आजकल सरकार द्वारा स्थापित राशन दुकानों से की जा सकती है, जहां वस्तुएं बाजार भाव से सस्ती मिलती हैं तथा सरकार द्वारा सुनिश्चित मूल्यों पर मिलती हैं। बाजार नियंत्रण के कारण अलाउद्दीन ने बाजार
नियंत्रण व्यवस्था क्यों लागू करी, इस संदर्भ में लगभग कई तर्क दिए जाते हैं, पर हमारे पास मुख्य रूप से 2 तर्क हैं। पहला, कुछ विद्वानों का मत है कि अलाउद्दीन जनता का आर्थिक कल्याण करना चाहता था। अमीर खुसरो ने माना है कि वह आम प्रजा को राहत पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने धनी लोगों को लूटकर गरीब जनता में वितरित किया था। लेनपुल महोदय ये मानते हैं कि अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा जा सकता है, किंतु अलाउद्दीन के इतिहास व फितरत को देखते हुए ये मत उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसने अपनी जनता की इतनी चिंता की होगी। दूसरा तर्क है जो शायद बर्नी के अनुसार है। अलाउद्दीन ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक विशाल सेना दिल्ली में रखी थी तथा वह सैनिकों को अधिक वेतन देने में समर्थ नहीं था या देना ही नहीं चाहता था। वह चाहता था कि कम से कम वेतन में सैनिकों का गुजारा आराम से हो जाए, इसलिए उसने बाजार व्यवस्था लागू करके वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिया था और हमको यह तर्क ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। क्षेत्र तथा समय। अलाउद्दीन ने यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू नहीं की थी, क्योंकि पूरे राज्य में केंद्रीय सेना नहीं रहा करती थी, अतः अलाउद्दीन को उससे कोई मतलब भी नहीं था। यह व्यवस्था केवल दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। यह व्यवस्था अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में मंगोल नेता तर्गी के आक्रमण के पश्चात ही लागू की थी। बाजार व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन ने लगभग सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे अनाज, कपड़ा, दास, पशु से लेकर सुई धागा जैसी छोटी से छोटी वस्तु का मूल्य निर्धारित था। बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोजशाही में सभी वस्तुओं के मूल्य की एक जो लिस्ट है वह दी है। उसी के अनुसार मैं आपको वस्तुओं का मूल्य बता रही हूँ। गेहूँ जो कि 7.5 जीतल प्रति मन आता था, जौ जो 4 जीतल प्रति मन था, चावल जो 5 जीतल प्रति मन था, दाल जो 5 जीतल प्रति मन थी, चना वह भी 5 जीतल प्रति मन था, सूती कपड़ा 4 टके में आ जाता था, रेशमी कपड़ा 16 टके में खरीदा जा सकता था। जीतल तांबे का एक सिक्का था जिसका वजन लगभग 1 तोला होता था, जबकि टका एक चांदी का सिक्का था जिसका वजन 96 रत्ती का था, अर्थात चांदी के रुपए के बराबर। इस प्रकार अलाउद्दीन ने आवश्यक पदार्थ जैसे अनाज को सस्ता तथा विलासिता की वस्तुएं जैसे रेशमी कपड़ा उसको महंगा रखा था। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे पशु या दास बाजार देखते हैं। उत्तम घोड़ा हमें खरीदना होता था तो 100 से 120 टका, मध्यम घोड़ा 80 से 90 टका के बीच में आता था, निम्न घोड़ा 60 से 70 टका के मध्य ले सकते थे। भैंस 10 से 12 टका में खरीदी जाती थी, गाय 3 से 4 टका में खरीद सकते। साधारण दास 10 टके में खरीदा जाता था। मध्यकालीन इतिहास की एक ऐसी विडंबना थी कि जानवर महंगे थे और इंसान सस्ते में बिका करते थे। बाजार एवं परमिट व्यवस्था। अलाउद्दीन ने अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बना दिए थे, जैसे कि अनाज का बाजार था, घोड़ों का बाजार था, दासों का बाजार था। कपड़े का बाजार सराय अदल नाम के इमारत में बनाया गया था। व्यापारियों एवं दुकानदारों को सरकार से परमिट लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही दुकानें खोली जा सकती थी। दीवाने रियासत में पंजीकरण कराना पड़ता था। परमिट देने वाले अधिकारी को परवाना नवीस कहा जाता था। वस्तुओं की आपूर्ति किस तरह से बाजार में की जाती थी। इन बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति के लिए घुमक्कड़ व्यापारियों के काफिले होते थे जो पंजीकृत होते थे। मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध कराए गए थे। ये व्यापारी विभिन्न भागों से निर्धारित मूल्य पर सामान खरीदकर अपना कमीशन काटकर
निर्धारित मूल्य पर ही दिल्ली के व्यापारियों को बेचा करते थे। अनाज घुमक्कड़ व्यापारियों दोआब से लाते थे। इन व्यापारियों पर सरकार कड़ी नज़र रखती थी। इन्हें यमुना तट के गांवों में ही बसा दिया गया था। कपड़ा देवगिरी तथा मुल्तान से लाया जाता था। कपड़ा व्यापारियों को सरकार अग्रिम धन भी दिया करती थी। अब इस बाजार के अधिकारी कौन कौन से थे? इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने तथा भ्रष्टाचार के निवारण हेतु अलाउद्दीन ने निम्न अधिकारियों की नियुक्ति बाजार के अंतर्गत कर दी थी। दीवान ए रियासत। बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए रियासत था, जो सभी बाजारों की व्यवस्था देखता था। मलिक याकूब इस पद पर काम कर रहा था। वस्त्र व्यापारियों को अपना नाम दीवाने रियासत में पंजीकृत करवाना अनिवार्य था। इसी तरह से शहना, दीवाने रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार में एक शहना यानी कि अधीक्षक होता था, जो बाजार विशेष के लिए उत्तरदायी होता था। शहना के साथ घुड़सवारों की एक टोली होती थी, जैसे मलिक कबूल शहना था। इसी की तरह से बरीद था। प्रत्येक बाजार में बरीद अर्थात गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। बरीद के अतिरिक्त अनेक सूचनादाता भी नियुक्त किए गए थे, जो मुनहियान या मुनही कहलाते थे। सराय अदल या न्याय का स्थान, यह कपड़ा, शक्कर, मेवा तथा तेल बाजार था। मुहातसिब, ये जनता के नैतिक आचरण पर नज़र रखने के साथ ही बाजार नियंत्रण तथा मापतौल का निरीक्षण भी किया करता था। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को भ्रष्टाचार से बचाने का भी प्रबंध कर रखा था। व्यापारी धांधली न करें, इसके लिए अलाउद्दीन ने बड़े कड़े नियम बनाए थे। क्रूर तथा खूंखार व्यक्ति शहना बनाए गए थे, जो दोषी व्यापारियों को कठोर दंड दिया करते थे। सार्वजनिक रूप से चाबुक मारते थे, जैसे अनाज मंडी का शहना मलिक काफूर था। बरनी के अनुसार यदि कोई व्यापारी कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। अलाउद्दीन स्वयं भी बाजार व्यवस्था के विषय में अत्यंत जागरूक था। वह दीवाने रियासत, शहना तथा बरीदों से अलग अलग व सीधा रिपोर्ट प्राप्त करता था। साथ ही अपने गुलामों को कुछ पैसे देकर सामान खरीदने के लिए भी भेजा करता था, और यदि कोई व्यापारी कम सामान या मिलावट का सामान देता था तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। अलाउद्दीन की इस बाजार व्यवस्था के क्या परिणाम निकले थे, ये भी हमारे लिए देखना अत्यंत आवश्यक है। वेतन भोगियों के लिए क्या परिणाम थे? इस व्यवस्था के परिणाम सेना तथा वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभप्रद रहे थे। कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त कर उन्हें ठाट बाट का जीवन जीने का मौका मिला था। सैनिकों के साथ ही दिल्ली की सामान्य जनता भी इस व्यवस्था का लाभ उठा रही थी। अब व्यापारियों के लिए क्या परिणाम थे? व्यापारियों की दृष्टि से व्यवस्था अत्यंत हानिप्रद सिद्ध हो रही थी। व्यापारियों को अत्यंत कम कमीशन पर कार्य करना पड़ता था, इसलिए वे उदासीन हो गए थे और व्यापार वाणिज्य पर गहरा आघात पहुंचा था। अलाउद्दीन के समय किसानों के लिए क्या परिणाम थे? किसानों की दृष्टि से यह व्यवस्था अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुई थी। किसानों को आदेश था कि वह अपनी ज़रूरत का अनाज रखकर शेष अनाज वे अत्यंत व कम मूल्य पर ही बेचें। बेचारे किसान जो पहले से अत्यधिक करों के बोझ से दबे हुए थे, इस व्यवस्था की मार से बिलबिला उठे थे। अलाउद्दीन के लिए, स्वयं सुल्तान के लिए क्या परिणाम रहे थे? अलाउद्दीन के लिए इस व्यवस्था के अत्यंत सुखद परिणाम हुए थे। वह कम वेतन पर एक विशाल सेना रख सका था तथा उत्तर व संपूर्ण दक्षिण पर विजय अभियान प्राप्त कर सका था। अलाउद्दीन के मस्तिष्क से निकली इस योजना का समापन उसके सांसों के साथ ही हो गया था। उसके पश्चात किसी भी सुल्तान ने इस योजना को लागू करना आवश्यक नहीं समझा था,
स्वयं उसके पुत्र मुबारक शाह ने इस योजना को समाप्त कर दिया था 1316 ईस्वी में।